गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि स्टूडेंट, आपको पता ही है हमारा एक टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसका हमने पार्ट 1 कर दिया है, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से शहर है और वो कौन से शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है वो हमने सब पढ़ लिया था। और आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। आज पार्ट 2 होगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारी सिंधु घाटी के जो साक्ष्य मिले ना, जो आज किसी इनकी खोजी, तो इसमें क्या हुआ कि जो है ना ये सिंधु नदी के पास मिले हैं अधिकतर। 2-3 शहर जैसे मैंने आपको बताया था, मोहनजोदड़ो वगैरह, ये सिंधु नदी के तट पर बसे हैं। तो इस कारण इसको हमने सिंधु घाटी की सभ्यता बोल दिया। ठीक है, लेकिन इसके जो साक्ष्य हैं फिर बाद में जब इसे खोज होती रही ना, डे पर डे, हर दिन हर साल, मतलब कि इसकी खोज होती रही, तो इसके जो साक्ष्य है वो सिंधु नदी की घाटी के पास ना मिलकर कुछ तो सिंधु नदी के पास मिले और कुछ अलग अलग जगह से मिलने लगे। मतलब कि विस्तार होता रहा इसका, जहाँ मतलब खोज होती रही इसकी कहीं कहीं से। तो फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कह करके इसको जो सही अर्थ निकाला, इसको हड़प्पा सभ्यता निकाला गया। वो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले खोज हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। हड़प्पा घाटी इसकी हड़प्पा की हुई थी खोज, सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया। ठीक है, इसका सबसे उपयुक्त जो नाम है ना, अगर एग्जाम में आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, तो जो सबसे उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता तो इसलिए कहा गया था क्योंकि वो नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अब सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडस वैली, घाटी को बोलते हैं वैली, इंडस वैली सभ्यता को सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारे देश का नाम है इंडिया। क्या है, इंडिया। तो जो हमारा इंडिया रहो इसी इंडस से निकल के आया। हमारे देश का नाम जो इंडिया है वो इंडस से निकल गया है, इंडस। समझ गए। अब पता लगेगा हमारे देश को इंडिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है हिंदुस्तान भारत क्यों क्यों कहा जाता है, इसको आपको पता है। बाकी जब वो टॉपिक चलेगा तो मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल यही बहुत है ना, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, उसमें जाना नहीं है अभी। अगर उसको पढ़ाएंगे तो फिर ये छूट जाएगा। ठीक है, अब तो सिंधु घाटी की सभ्यता है जो ये, इसका समय कब से कब है। समय इसका 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब 2200 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। स्टूडेंट, ये हमारा 1700 ये है ना, 2200 ना, सॉरी ये 2000 है। बाईस ईसा पूर्व से ना 2000 ईसा पूर्व, इस समय सिंधु घाटी की सभ्यता अपने बिल्कुल चरम सीमा पर थी। बिल्कुल चरम मतलब पूरी तरीके से विकसित, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अपना जो मतलब कि जो हर तरीके के सा जैसे कि विकसित देश होता है ना, जैसे कि हमें इस समय हमारा अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये बिल्कुल विकसित देश है। इनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ मतलब सब चीज़ फैसिलिटी, हर तरीके की फैसिलिटी है वहाँ पर। तो इस समय सिंधु घाटी की सभ्यता है जो 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में
अपने बिल्कुल चरम सीमा पे थी, बिल्कुल चरम सीमा पे। ठीक है, और 1750 का अंत हो गया था। ये 2500 शुरू हुई तो 1750 में 28 का अंत हो गया था। वो पढ़ते जाएंगे बाद में कैसे 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 क्या हुआ। ठीक है, अब सिंधु घाटी की सभ्यता नंबर 1। सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? शहरी थी या ग्रामीण थी? सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि यह ना एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यह मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि माँ इसमें ना प्रधान हुआ करती है। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक थी। और ये नहीं कि हमें कहीं लिखा हुआ मिल गया कि कुछ बिल्कुल पक्की मोहर मार के दे दी, नहीं। ये इसमें जो है हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसमें अधिकतर लेडीज़ के मिले, जैसे कि हमें सिक्के मिले हैं ना, उसमें देवी के वो मिले हैं उसमें ना, मतलब कि चित्र वगैरह मिले हैं देवी के। और कहीं भी मतलब कुछ भी खोज हुई ना, मेन उसमें प्रधान जो रखा गया है लेडीज़ को रखा गया है। ठीक है, लेडीज़ को रखा गया, तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, मात्र सत्तात्मक थी। ये एक शहरी सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक थी। अच्छा, और सिंधु घाटी मतलब इसमें जो हमारे होते थे ना, इनका जो जीवन होता था वो कैसा होता था, क्या बताऊँ, नगर नियोजन, इनका जो नियोजन आवास, सामाजिक जीवन, इनका जो सामाजिक जीवन था ना, सामाजिक जीवन, जो इनका सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार का था? ना तो सत्तात्मक तो था ये तो। ठीक, सामाजिक जीवन में क्या होता है कि इसको, जैसे कि आज के टाइम में ना हमारे, जैसे कि सामाजिक जीवन को हमने 4 भागों में इसको बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया। सामाजिक जीवन को इसके 4 भागों में बांटा गया था। तो वो कैसे कैसे? नंबर 1, विद्वान। नंबर 2, योद्धा। नंबर 3, व्यवसायिक या शिल्प। 4, विद्वान, योद्धा, व्यवसायिक, शिल्प, व्यवसायिक या शिल्प और श्रमिक। ये वही है जैसे कि हमारे है ना, बाद में पढ़ाएगा जब हमारे वो वैदिक काल आता है ना, उसमें आ जाता है ना, वो ये सेम उसका ही बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब कि आगे जा करके सुधर जाते हैं ना। जैसे कि विद्वान हमारे बाद में जाके ब्राह्मण बन जाते हैं, योद्धा क्षत्रिय बन जाते हैं आगे जा करके, वैसे क्या शिल्पी ये वेश्य बन जाते हैं, और ये श्रमिक ये शूद्र बन जाते हैं। ठीक है, ये वही है जैसे कि आगे जाकर 4 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, कि ये ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, ये भुजाओं से, ये जंगा से, और ये पैरों से, ये वही है। ठीक है, इस तरीके से चलता है ये सामाजिक जीवन होगा इनका। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इनका भोजन
भोजन प्रणाली क्या थी इनकी, ये शाकाहारी व मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, ठीक है। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे। मिठाई में इनको, मिठाई में ये शहद का इस्तेमाल करते थे, शहद का ना, मिठाई में शहद का इस्तेमाल करते थे, ठीक। और स्वाधार प्रणाली, कि जो स्वाधार प्रणाली थी ना, स्वाधान प्रणाली, स्वाधान प्रणाली का मतलब हो गया कि ये जो अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी ना, तो ये किस तरीके से उसको क्या तो दफनाते थे या जलाते थे, कि वो होता है कि इनकी स्वाधान प्रणाली क्या थी कि ये दफनाते थे जलाते थे, तो ये दोनों करते थे, जलाते भी थे और दफनाते भी थे। जो हमारा ये है ना, ये 3 प्रकार की स्वाधान प्रणाली थी, इनकी 3 प्रकार की, ठीक है। एक थी हमारी, कौन कौन सी थी, नंबर 1 ये थी हमारी पूर्ण स्वाधान, पूर्ण स्वाधान, पूर्ण स्वाधान। इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो होता है ना मृतक, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है, मृतक, उसको दफना देते थे, दफना देते थे, ठीक। पूर्ण स्वाधान में मृतक को पूरी तरह से दबा देते थे, ठीक। दूसरा आंशिक स्वाधान, इसमें क्या होता था, मृतक को ना, इसमें क्या करते थे, मृतक को जंगल में ले जाके छोड़ देते थे, मतलब कि जैसी डेड बॉडी होती है ना, मृतक यानी कि जैसी डेड बॉडी होती है, लाश बोलते हैं, मृतक को जंगल में जाकर के छोड़ देते थे। तो जब उसके खा लेते थे ना, उसको की चील को वे कुछ खा लेते थे ना, उसका सारा मांस खा लेते थे, तो उसके बाद में उसकी हड्डियों को लेके आते थे, जो कंकाल बच जाता था उसकी हड्डियों को फिर दफनाते थे, ठीक है। मृतक को जंगल में छोड़ आते थे, जंगल में छोड़ आते थे, उसके बाद उसकी हड्डियों को दफनाते थे, उसकी हड्डियों को दफनाते थे, दफनाते थे, ठीक है। उसके बाद उसकी हड्डियों को दफनाते थे, ठीक। नंबर 3 ये नंबर 3 होगा दाह स्वाधान। इसमें क्या होता था, ये होता है ना, इसमें मतलब जला देते थे, मृतक को जला देते थे, ठीक, मृतक को जला देते थे। अब क्या होता है कि हमारा जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में तो जला देते थे, मोहनजोदड़ो में जला देते थे। और जो होता है ना हमारा हड़प्पा, यहाँ पर दफना देते थे, ठीक। मोहनजोदड़ो में जला देते थे और हड़प्पा में दफना देते थे, ठीक है। हमारे अब एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। मिठाई में शहद का इस्तेमाल करते थे। ये स्वाधान प्रणाली थी इनकी 3 प्रकार की थी। पूर्ण स्वाधान जिसमें हम मृतक को दफना देते थे, आंशिक स्वाधान मृतक को जंगल में छोड़ आते थे, फिर उसके जब उसके मांस को खा लेते थे ना, चील को, वे उसकी हड्डियाँ बच जाती थी तो उसको उसकी हड्डियों को फिर दफना देते थे, ठीक। फिर दाह समाधान, दाह समाधान में क्या होता था, मृतक को जला देते थे, ठीक। और इसमें जो जलाने की जो प्रक्रिया है ना हमारी, इसमें थी मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में थी दफनाने की,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नगर नियोजन। नगर नियोजन, नगर नियोजन मतलब होता है कि नगर का निर्माण किस तरीके से होता था इसमें। या प्राचीनतम नगर निगम, नगर प्राचीनतम सुनियोजित नगर, नगर नगर थे, प्राचीनतम सुनियोजित नगर, इनके प्राचीनतम सुनियोजित नगर, यानी कि उस समय के बिल्कुल विकसित नगर होते थे। प्राचीनतम सुनियोजित नगर उन्हें कहा जाता है जो उस समय के बिल्कुल प्राचीनतम नगर होते थे। ठीक, इसके नंबर 2, इसमें मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इनके मतलब मकान थे उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। नंबर 3, ठीक है। जो दरवाजे थे ना, जो दरवाजे थे वो उल्टे खुलते थे, यानी कि सड़क की ओर ना खुलकर सड़क की ओर ना खुलकर पीछे, सड़क की ओर दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली में खुलते थे, गली में खुलते थे। ठीक है। लेकिन गुजरात का जो लोथल है ना, वहां पर मकान सड़क पर खुलते थे, लेकिन गुजरात का लोथल में जो मकानों के दरवाजे, जो दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने जो प्राचीनतम सुनियोजित नगर था, ये मकानों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था इसमें। ठीक, दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर, दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली में खुलते थे। ठीक, लेकिन गुजरात एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ पर दरवाजे सड़क के पीछे ना खुलकर सड़क के आगे खुलते थे। ठीक, लोथल का में ही सबसे पुराना बंदरगाह है, और वो एक व्यापारिक स्थल था जहाँ से व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, वो लोथल ही था। ठीक, लोथल में ही सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल ले देता हूँ मैं, वैसे आएगा ये अलग अलग करूँगा इसका मैं। लोथल में ही बंदरगाह था, बंदरगाह प्रमुख था ये। लोथल में ही उल्टा ही यार, लोथल में ही प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, लोथल में ही प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से सबसे वही था, बताइए। ठीक है, मिटा दो। यहाँ के जो मकान थे ना, मकानों में 4 से 5 कमरे होते थे, 4 से 5 कमरे होते थे। रसोई होती थी, और भाई कुएं होते थे,
4 से 5 कमरे, रसोई, कुएं और स्नानागार, शौचालय, कमरे, स्नानागार, कुएं, स्नानागार और वो होते थे, शौचालय होते थे इनमें ना। आंगन में होता था इनमें, आंगन वगैरह ये तो खैर मकान में होते ही हैं। ठीक, नंबर 2, यहाँ पर नाली होती थी ना, वो ढकी हुई होती थी, जो नाली थी वो भी ढकी हुई होती थी। यहाँ पर नाली होती थी, ढकी हुई रहती थी। नालियों की, वहाँ नालियाँ ना बहुत ज़्यादा फेमस थी। नालियाँ ढकी हुई रहती थी। नालियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो इस तरीके से फेमस थी, उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया था कि मान लिया जैसे कि नालियाँ है ना, मान लिया नालिया में कुछ पानी के साथ साथ तो कुछ कूड़ा कचरा जाता है ना, तो कूड़ा कचरा नीचे गड्ढे में बैठ जाता था वो, और जो कूड़ा कचरा था वो नाली में बैठ जाता था नीचे गड्ढों में, और जो वो होता था ना पानी वो ऊपर ऊपर से निकल जाता था। उन्होंने इस तरीके से विकसित किया था उसको, बहुत बहुत ज़्यादा। और इसमें बहुत, 1 मिनट में ज़रा मार्कर में थोड़ी इंक खराब हो गई, इंक डाल लेता हूँ ज़रा। ठीक स्टूडेंट, अच्छा अब एक व्यक्ति है पिगट, चलो अभी बाद की बात है, पिगट विगट ना बाद में पढ़ाता हूँ उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर ना मंदिर नहीं हुआ करते थे, मंदिर नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर मंदिर नहीं हुआ करते थे, ये वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्ष और मात्र मतलब मात्र पूजा करते थे। और ये उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे, मात्र की पूजा करते थे, मतलब माता की, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद में और इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था इनको। ठीक है, एक ऐसी धातु के बारे में पूछ रहे थे कि इनको कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक, एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनकी मोहर होते हैं ना, मोहर थी इनकी, मोहर में सेल खड़ी, मोहर में सेल खड़ी का प्रयोग होता था। इनकी जो मोहर है उसमें सेल खड़ी का प्रयोग होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल खड़ी। ठीक, और इसकी जो मोहर है ना, इसमें शेर का वो नहीं मिलता, शेर का चित्र नहीं देखने को मिलता, शेर का चित्र देखने को नहीं मिलेगा इसमें, इसकी मोहर है जो इसमें शेर का चित्र नहीं देखने को मिलेगा। आ जाता है कि इसमें शेर का चित्र किसका, इस जानवर का चित्र हड़प्पा के मोहर में देखने को नहीं मिला, तो शेर का चित्र जो देखने को नहीं मिला, चित्र देखने को नहीं मिला। बाकी वो जानवर जैसे गाय भैंसा वगैरह के उनके चित्र देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा
और जो इनके मकान है ना, मकान इनके इनके ग्रिड, ये तो पद्धति में बने हुए थे, ग्रिड पद्धति में। इनके मकान जो ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, ठीक है। और इनकी जो फसल थी, इनकी जो फसल थी इनके गेहूं व जौ, गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल थी, ठीक है। गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल थी, गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल थी, लेकिन सबसे ज्यादा ये कपास का उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे। देखो फसल, गेहूं और जौ ये फसल इनकी प्रमुख थी, क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है आदमी को, ठीक है। तो गेहूं का और जौ का इन्होंने प्रमुख रखा है, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन ये किसका करते थे, कपास का। वो क्यों करते थे, क्योंकि उस समय शहरी व्यवस्था थी, और शहर में व्यापार करने के लिए कपास का वो होता था कि कपास को ही व्यापार के द्वारा आयात निर्यात करते थे इसका, ठीक है। अब ये हो गया मंदिर नहीं थे, लोहे का ज्ञान नहीं था, उनको हो गया अच्छा। और उसके कपास को ना सिंडन कहा जाता था, सिंडन। जो होते ना ग्रीक के लोग, ग्रीक या यूनान के लोग, इसको ग्रीक या यूनान के लोग ना, ग्रीक या यूनान के लोग इसको सिंडन कहते थे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, जो हो गया। हाँ अच्छा, अगर बात आ जाती है कि क्या सिंधु घाटी के लोग पढ़े लिखे थे, उनको शब्द ज्ञान था, तो उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था। सिंधु सभ्यता में पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन सिंधु सभ्यता में पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था, है था उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान, उनको अनपढ़ नहीं कह सकते हम, उनको ज्ञान तो था। लेकिन उनमें क्या लिखे गया, उन्होंने क्या लिखा, उनकी जो भाषा है आज तक हमारे समझ में नहीं आई, ठीक है। उनकी जो भाषा थी वो हमारी दाएं से बाएं, इधर से इस साइड को लिखते थे, दाएं से बाएं को लिखते थे वो, ठीक है। दाएं से बाएं को ही लिखते थे वो, इनका जो वो था ना, दाएं से बाएं लिखते थे। और इनके जो वो बोलते हैं ना, इसको भाव चित्रात्मक बोलते थे, भाव चित्रात्मक। कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखने की जो पद्धति थी उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक इसको बोलते थे भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक क्या होता है कि इसमें जैसे कि कुछ शब्द तो लिख दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर जैसे कि कुछ भी लिख दिया हमने, ABCD कुछ भी लिख दिया है ना, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया ABCD कुछ भी लिख दिया, फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने लड़की लड़की चित्र बना दिया, स्त्री, फिर उन्होंने कुछ लिखा EFGH कुछ ऐसे करके लिख दिया, फिर उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया। ऐसे मतलब चित्र बनाते थे
किसी के लड़की का चित्र बना दिया, किसी हाथी का चित्र बना दिया, जानवर का चित्र बना दिया, चित्र वगैरह बनाते रहते थे और लिखते भी चले जाते थे, पता नहीं क्या क्या लिखते थे। कुछ इनकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी थी ना, चाइनीज़ टाइप। तो लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गई वो किस तरीके से क्या लिखा था इन्होंने, क्या नहीं, बहुत चित्रात्मक। तो इनकी जो लेखन प्रणाली थी वो बहुत चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखते थे, इनको पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, अब अच्छा अच्छा, ये है ना हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को मेलुआ मेलुआ भी कहा जाता है, मेलुआ भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को मेलुआ भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? जो मेलुआ है ना, ये मेलुआ, ये मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता से लिया गया है। जो है ना मेलुआ शब्द है ना, यो मेसोपोटामिया की सभ्यता से लिया गया है, ये शब्द है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ये दजला प्लस फरात, दजला और फरात नदी के तट पर बसी हुई है, जिसको वर्तमान में हम दजला को डिग्रीज बोलते हैं, फरात को बोलते हैं यूफ्रेटस, ये बोलते हैं यूफ्रेटस। ये इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने बता दिया तुम्हें ना। ठीक है, तो दरवाजे के इसके आगे को खोल देते हैं। ठीक, अच्छा, और जैसे कि है ना हमारे यहाँ ये व्यापार करते थे, व्यापार, ठीक है, ये व्यापार वो तो करते ही थे जब पशु, ये मिनट शुरू लिख के दिखा तुम ठीक से ना, समझ नहीं आएगा। जो सिंधु घाटी लोग ने कृषि करते थे, कृषि, वह पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। लेकिन इनका व्यवसाय व्यापार था। ठीक, कृषि तो करते ही थे, कृषि और पशुपालन तो करते थे, लेकिन ये व्यवसाय भी करते थे। व्यवसाय का व्यापार था, मेन काम था इनका व्यापार करना। ठीक, ये व्यापार करते थे और अंत में ना व्यापार इनके सिंधु सभ्यता के वो खत्म होने का कारण बना बाद में ना व्यापार इनका, क्योंकि धीरे धीरे व्यापार करते रहे सब, खेती करना बंद कर दिया लोगों ने, व्यापार करते थे तो खाने पीने के लिए भूखमरी आ गई थी इनके पास। भूखमरी आने के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो है ना शहरी व्यवस्था छोड़कर फिर ग्रामीण व्यवस्था में जाकर के बसना शुरू हो गए थे, गाँव में जाकर के ना, गाँव में जाकर के बसना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इधर खत्म होती चली गई और इधर से वैदिक सभ्यता हमारी शुरू होती चली गई, जो कोई भूकंप से तो नहीं खत्म होती है। शहरी सभ्यता बस ये ग्रामीण सभ्यता में बदल गई थी, ये हुआ था, क्योंकि खाने के लिए अनाज तो चाहिए था, सब लोग तो व्यापार के चक्कर में लग गए थे, ये था और कुछ नहीं। अच्छा, जब इनको व्यापार था तो ये इनको माप तोल का भी ज्ञान था, माप तोल का ज्ञान था, माप तोल का ज्ञान था। और जो इनके माप तोल थे ना वो 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। अब वो किस तरीके से होता था वो उनको पता है, कि बस ये कि इतना ही बता कर पाए, इनको 16 के अनुपात में इनको ज्ञान था, वो माप तोल थी इनको।
ठीक है। अब ये तो लगभग हमारा समाप्त हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित ना, जो जो हम समझा सकते थे, जो जो बता सकते थे, जो हमने बताया अभी। अब जो मैं तुम्हें पहले बताने वाला था वो बता देता हूँ मैं। एक लेखक है पिगट, इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, ये अच्छा ठीक। अब इसके 5 बड़े शहर पता है तुम्हें, सॉरी 7 बड़े नगर। ये हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, कालीबंगा, 1 2 3 4 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा और क्या है, और क्या कहता है, लोथल और चन्हूर। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हो गए। ठीक, 7 बड़े शहर थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े शहर थे, 7 बड़े शहर थे। अच्छा, स्वतंत्रता के अलग कुछ नहीं, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थान, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता से का समकालीन था, वो सिंधु घाटी के बाद खोजा गया प्रथम स्थान या प्रथम नगर, प्रथम कौन सा था, रोपण, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी पर। ये मैंने बता दिया तुम्हें कौन सी जगह कहाँ है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले यही याद कराया मैंने तुम्हें। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए, गुजरात से। ठीक, प्रथम स्थान खोजा गया रोपण, और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थान प्राप्त हुए गुजरात से। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, इतना हो गया। ठीक, अब दे लेता हूँ, कुछ रहा तो नहीं इसमें। हो गया ना लगभग, तो इसको आप पूरा ही खत्म कर दो आज। चलो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, इसको आज खत्म करता हूँ, चलता हूँ, क्यों फिर कल कुछ और देखेंगे।
तो स्टूडेंट, जो इसका विस्तार था ना, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, ये हमारा इस तरीके से है। ये मैंने तुम्हें बताया था, उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर में हमारे क्या होता है, मांडा, कहीं मांडा लिखा है, कोई कोई मांडा लिखा हुआ है, मांडा। ये पड़ता है हमारे जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर का जो नगर है वो कौन सा है, वो मांडा है, मांडा। और दक्षिण का देमाबाद, देमाबाद, यह महाराष्ट्र में है। देमाबाद दक्षिण में, दक्षिण देमाबाद याद रख लेना, द से। ठीक, पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये पड़ता है यूपी में। ठीक, पश्चिम में दक्षिणी सुतकांगेडोर, 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 जो कि सुतकांगेडोर, ये हमारा दक्षिणी बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान में। टाइम देख लेते हैं जरा, क्यों नहीं जाएगा। ये हमारा दक्षिणी बलूचिस्तान में। ठीक, तो अगर हम इसको देखे जाएंगे, अगर जो हमारे वर्ल्ड का मैप है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो इस तरीके से है, त्रिभुज टाइप। ठीक, तो अगर बात आ जाती है कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। अगर पूछने लगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था, तो आप बता देना त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार है इसका आकार। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ इतना सब समझ में आ गया होगा आपके ना। तो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसका पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस स्थान से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं इसको दोबारा से आपको कमेंट करके बता सकूँ या रिपीटेशन कर सकूँ, उसका दोबारा से वीडियो में बना सकूँ उसकी, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं और समझा सकूँ। ठीक है, अगर अब भी कोई कमी रह गई हो तो बता देना। बस थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी शायद थोड़ी ख़राब है, इसकी वजह से थोड़ी तो मैं समझने में दिक्कत आती है, नहीं तो इस तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा जिस तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया। और इसमें वही चीज़ करवाऊँगा मैं जो तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड होगी, फालतू कोई चीज़ नहीं होगी। थोड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और बता देना मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।